शस्य श्यामला भूमि से आविष्टित विंध्याचल की घुमावदार पहाड़ियों के अंचल में वैत्रवती नदी के किनारे बसी विदिशा नगरी, जिसकी प्राचीनता का उल्लेख कालिदास ने मेघदूत एवं बाणभट्ट ने कादंबरी में किया है, जो श्रवण और वैष्णव दोनों संस्कृतियों की चिरकाल तक केंद्र बिंदु बनी रही है, जहां भगवान शीतलनाथ के तीन तीन कल्याणक हुए हैं, जहां भगवान नेमिनाथ और भगवान महावीर ने समोह शरण सहित विहार किया था, जहां महान तार्किक दिग्गज आचार्य समंतभद्र ने अपनी विजय दुंदुभी बजाई थी, और जहां सांची के स्तूप तथा उदयगिरी की गुफाएं आज भी हजारों दर्शकों का मन मोह लेती हैं। विविध विविधताओं से भरी इस विदिशा नगरी में अरहत दास श्रेष्ठी निवास करते थे। स्वभाव से सरल, संसार से उदास, शांत, धर्मानुरागी महापुरुष। उनकी प्रिय पत्नी का नाम जिनमती था। अपने नाम को सार्थक करती हुई जिनोपदिष्ट आचार विचार से प्रवर्तन करने वाली धार्मिक महिला रत्न। हालांकि उनको सर्व प्रकार की लौकिक अनुकूलता थी, किंतु अर्थ यौवन बीत जाने पर भी उनके कोई संतान न हुई। संतान के अभाव में यद्यपि उनका चित्त अस्थिर रहता था, तथापि वे पुत्र कामना की तीव्र आकांक्षा से लोभी वैद्यों और ढोंगी साधुओं के चक्कर में नहीं आए, और न उन्हें अतिशय क्षेत्रों के नाम पर प्रचारित कपोल कल्पनित घोषणाएं ही आकर्षित कर सकी। तर्क की कसौटी पर सर्वथा असत्य उतरने वाली ऐसी मूर्खतापूर्ण अफवाहें सामान्य जनों को ही आकर्षित कर पाती हैं। थोड़ी सी भी बुद्धि रखने वाले विवेकी जन इनके चक्कर में नहीं पड़ते। पुत्र प्राप्ति के तथा कथित उपाय, मंत्र तंत्र, पीर पैगंबर आदि आडंबरों से यद्यपि वे सर्वथा दूर थे, तथापि सहज संयोग से उतरते यौवन में उन्हें एक स्वस्थ सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो ही गई। जो कार्य जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस रूप में होना होता है, वह उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी रूप में होता है। उसे कोई भी व्यक्ति बदलने में समर्थ नहीं है। फिर भी अज्ञानी जीव व्यर्थ की आकुलता करके दुखी हुआ करते हैं और ढोंगी पाखंडी साधुओं के चक्कर में आकर अपना सब कुछ खो बैठते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि विवेक बिना मनुष्य पग पग पर ठगाया ही जाता है। पुत्र रत्न की प्राप्ति के उपलक्ष्य में उन्होंने एक विशाल उत्सव किया, याचकों को अनेक प्रकार का दान दिया तथा वीतरागता के पोषक शास्त्रों को घर घर पहुंचाया। जब उसके नामकरण का प्रसंग आया तो सेठ अरहत दास के विवेकी व तत्व प्रेमी धर्म बंधुओं और परिजनों ने उसका नाम विवेक कुमार रखना सुझाया। कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि ऐसा कौन धीर वीर पुरुष होगा जिसे चढ़ते यौवन में संतान की लालसा ने आकुलित न किया हो। सामान्य जन संतान प्राप्ति की तीव्र लालसा वश इतने मोहाच्छन्न हो जाते हैं कि उनका विवेक ही समाप्त हो जाता है और वे सर्वथा झूठी अफवाहों के शिकार हो जाते हैं। अपनी संपत्ति, मान मर्यादा, धर्म कर्म सब कुछ भूलकर चाहे जिसकी उसकी सेवा करने लग जाते हैं। यद्यपि उनकी इस क्रिया से कुछ भी सिद्धि नहीं होती, तथापि वे करें तो क्या करें, उन्हें सही रास्ता ही नहीं पता, और संतान का अभाव बहुत खटकता भी तो है। अतः बिना विचारे ही ढोंगियों के चक्कर में आ जाते हैं। बेचारे, किंतु आपने विवेक नहीं खोया, अतः इस कुमार का नाम विवेक कुमार रखना पूर्ण सार्थक है। विवेक कुमार प्रतिदिन दौज की चंद्रमा के समान वृद्धिंगत होने लगा। अपनी बाल सुलभ क्रीड़ाओं से माता पिता को नित्य आनंदित करने वाला यह बालक जब 5 वर्ष का हुआ
तो उसे धार्मिक संस्कारों से संपन्न शिक्षण कार्य में अति निपुण अध्यात्म वेत्ता गुरु के पास पढ़ने को भेजा। उसने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और विनय से शीघ्र ही अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया और अल्प काल में ही व्याकरण, साहित्य, गणित, न्याय, सिद्धांत आदि शास्त्रों का समुचित अभ्यास कर लिया। उसके बाद उसने अपने पिता के साथ व्यापार कार्य में निपुणता प्राप्त करने के लिए देश विदेश में भ्रमण भी किया, जिससे उसे देश काल का भी पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो गया। लौकिक कार्यों में अति निपुण होने पर भी उसकी वृत्तियां धार्मिक ही थीं। वह ठीक अपने पिता के समान ही स्वभाव से सरल, संसार से उदास, शांत प्रकृति का धीर वीर युवक था। किशोर अवस्था को प्राप्त कर यौवन की दहली पर कदम रखते ही उसकी शादी के लिए आसपास के नगरों से अनेक धनपतियों की सुयोग्य कन्याओं के प्रस्ताव आने लगे। उसके माता पिता भी उसकी शादी करने को उत्सुक तो थे ही, पर वे अपने इकलौते बेटे का विवाह बड़े ही ठाट बाट से करना चाहते थे। उनकी हार्दिक आकांक्षा थी कि उनके बेटे का विवाह इस तरह से हो कि नगर के लोग दांतों तले उंगली दबा लें। पर विवेक कुमार को जब यह बात पता चली तो उसे अच्छा नहीं लगा। वह नहीं चाहता था कि उसकी शादी के नाम पर व्यर्थ का आडंबर और बर्बादी की जाए। वह यह भी नहीं चाहता था कि कन्या के पिता पर व्यर्थ ही जबरदस्ती आर्थिक बोझ डाला जाए। यद्यपि उसका मन भी यौवन के आरंभ में उठने वाली सहज भावना तरंगों से उद्वेलित होने लगा था, वह भी स्वप्निल कल्पना लोक में विचरण करने लगा था। सुयोग्य जीवन साथी की आवश्यकता अनुभव करने लगा था। तथापि जब भी माता पिता की ओर से शादी का प्रस्ताव आता, वह सहज संकोचवश इनकार कर देता। उसके इनकार करने पर जब उसके माता पिता अपनी आकांक्षाओं की चर्चा करते हुए कहते कि हम तो तेरी शादी बड़े ही ठाठ-बाट से करना चाहते हैं और एक तू है कि इनकार करता है। अरे तुझे क्या पता यह कल्पना हमने कब से संजो रखी है। हम कब से इस दिन की प्रतीक्षा में हैं। साथ ही उसकी भावनाओं को उद्वेलित करने के लिए वे जब अनेक सुयोग्य कल्पनाओं की कल्पनातीत प्रशंसा करते एवं दहेज में प्राप्त होने वाले सामान का गुणगान करने लगते तो उसका मन वितृष्णा से भर उठता। यद्यपि माँ बाप की मर्यादा का ध्यान रखकर वह कुछ भी न कहता, तथापि उसकी आकृति सब कुछ कह देती। उसके माता पिता भी उसकी अरुचि को स्पष्ट अनुभव करते। सरल स्वभाव निश्चल व्यक्तियों की आकृति ही मनोगत को प्रकट कर देती है और बुद्धिमान लोग आकृति देखकर ही मन की बात समझ लेते हैं। यद्यपि यह सत्य है कि अनुभवी व्यक्ति सामने वाले के मनोगत को जानने में निपुण होते हैं, तथापि मनोगत की सत्यता में शंका तो बनी ही रहती है। अतः विवेक कुमार के मनोगत स्पष्ट और गहराई से समझने के लिए उन्होंने उसके अभिन्न मित्र अभय कुमार को बुलाकर कहा, बेटा तुम विवेक के मित्र हो। दुनिया में मित्र ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके सामने व्यक्ति अपना हृदय खोलकर रख देता है। हम तुम्हारे माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि उसकी मन में आखिर है क्या। हो सकता है कि संकोचवश वह अपने हृदय की बात हमसे कह ना पा रहा हो। उसके यौवनोन्मुख से सल्लज व्यवहार से हम यह स्पष्ट देख रहे हैं कि उसके हृदय में शादी ना करने का संकल्प तो है नहीं, लेकिन शादी की चर्चा से आरंभ में उत्साहित होकर भी अंत में वह उदास क्यों हो जाता है। क्या वह किसी दूसरी कन्या से स्नेह करता है, प्रेम करता है? और यदि यह बात सत्य है तो हमें प्रसन्नता होगी। वह कहे हम उसी कन्या से उसका संबंध जोड़ने का प्रयास करेंगे।
अभय कुमार के द्वारा पिताजी का मनोभाव जानने पर विवेक कुमार ने कहा, अभय, ना तो मुझे शादी करने से कोई इनकार है और ना ही कोई कन्या विशेष से लगाव। कन्या के चुनाव में मैं माता पिता के अनुभव पर विश्वास रखता हूँ, और जहाँ तक मेरे देखने का प्रश्न है, मुझे कन्या को देखने से भी इनकार नहीं है। पर मेरे भाई, तुम ही बताओ, मेरी अनुभवहीन दृष्टि कुछ क्षणों में मात्र चमड़ी की अतिरिक्त और क्या देख सकेगी? चमड़ी के रंग में मेरा कोई आकर्षण नहीं है। मैं तो एक सुशील, शांत, सरल एवं गृह कार्य में चतुर विवेकी पत्नी चाहता हूं। और संयोग तो सब निश्चित होते हैं। प्रकृति ने हमें चुनने का अधिकार दिया ही कब है? हम तो मात्र अपने विकल्प की पूर्ति करते हैं। मैं एक बात बोलता हूं, क्या हमने अपने माँ बाप का चुनाव किया था? क्या हमने अपने भाई बहन का चुनाव किया? वो तो जैसे जिसको सहज संयोग से मिल जाते हैं, बिना मीन मीठ किए स्वीकार कर लिए जाते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि मेरी माँ काली है, मेरी बहन ऐसी है, उसके दांत निकले हैं, या उसका रंग सांवला है, तो मुझे ऐसी बहन नहीं चाहिए? ऐसा तो कभी है नहीं। माँ और बहन सहज संयोग से जैसी मिल गई स्वीकार कर लिया। किंतु जहां पत्नी का प्रश्न आया तो अभय बीच में ही बोल उठा, तुम समझते नहीं हो यार। पिता और माँ, भाई और बहन के चुनाव करने का हमें अवसर मिलता ही कब है? वह तो सहज संयोग है, और वैसे भी वो तो सिर्फ माँ बाप के हाथ की बात है, उसमें हम कर क्या सकते हैं। पर जहां तक पत्नी का संबंध है मेरे भाई, ये तो जीवन भर का सौदा है। और यदि हम बाजार से 2 पैसे की हांडी भी खरीदते हैं तो ठोक बजा कर लेते हैं। विवेक कुमार उत्तेजित स्वर में बोला, मैं शादी को सौदा नहीं मानता। सौदा तो व्यापार में होता है, तो क्या शादी भी व्यापार है? यार, तुम भी क्या बात करते हो? हैं? जीवन साथी की तुलना 2 पैसे की हांडी से कर डाली। फिर हांडी भी तो उसका रंग रूप देखकर नहीं ली जाती, उसके गुण और उसकी अखंडता देखकर ली जाती है। कन्या का भी चरित्र और गुण देखे जाने चाहिए, ना कि रंग रूप और दहेज। हांडी भी उपस्थित हो तो बुजुर्गों से ही परखवाते हैं, ना कि स्वयं। इसलिए मेरे विचार से तो पत्नी के चुनाव में भी उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। और यह भी तो सोचो, यदि माँ बाप और भाई बहन के चुनाव का अधिकार माँ बाप का था, तो क्या तुम संतान चुन चुन कर पैदा करोगे, कि या जैसी उत्पन्न हो जाएगी वैसी सहज स्वीकार करोगे? यदि कोई काली गलूटी संतान उत्पन्न हो गई, तो क्या तुम उसे अस्वीकार कर दोगे? भाई, दूसरे की कन्या देखकर उसकी नाप तोल करने से पहले यह भी तो सोचो कि जब तुम्हारी कन्या की कोई इस प्रकार नाप तोल करेगा, तब तुम पर क्या गुजरेगी। जैसे तुम आज भाव ताव करने की सोच रहे हो, कोई कल तुमसे भी भाव ताव करेगा तब। विवेक की विवेकपूर्ण बात सुनकर अभय कुमार का धैर्य समाप्त हो रहा था। वह बीच में ही बोल पड़ा, यह भाषण किसी डिबेट में देना। यहां तो साफ साफ कहो कि तुम चाहते क्या हो, पहेली ना बुझाओ। विवेक ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया, यह कोरा भाषण नहीं है, सत्य है, तथ्य है। इसे मजाक में नहीं उड़ाया जा सकता। इस पर जब अभय ने कहा, अधिक भावुक ना बनो, मतलब की बात करो, तब विवेक उफन पड़ा, तुम इसे भावुकता समझ रहे हो? मैंने जो कुछ भी कहा है भावुकता में नहीं कहा है, विचार पूर्वक ही कहा है। मैंने इस विषय पर घंटों सोचा है, पर मुझे खेद है कि तुम इन विचारों को गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहे हो, मजाक में उड़ाना चाहते हो। उसकी गंभीरता देखकर अभय शांत होता हुआ बोला, भाई तू ठीक कहता है, बात तो यही है, पर समाज में यह सब चल कहां पाता है? इसके संबंध में मैं तुम कर भी क्या सकते हैं? विवेक ने उसी वजनदारी के साथ कहा, क्यों, अपन क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। अरे दूसरे के बारे में ना सही, अपने बारे में तो सही निर्णय ले ही सकते हैं, सही कदम उठा ही सकते हैं। पस्त होता हुआ अभय बोला, यह बात ठीक है, तुम चाहे जैसी भी शादी करो, पर
लड़की तो चुननी ही होगी। अब चाहे आप चुने या आपके माता पिता। दार्शनिक मुद्रा में समझाते हुए विवेक कहने लगा, चुनने का सवाल ही कहां उठता है। पुनर्जन्म मानने वाली भारतीय विचारधारा में यह सब निश्चित ही है और यही कारण है कि भारत में वर या कन्या की खोज की जाती है, उन्हें चुना नहीं जाता। वर खोजना, कन्या खोजना शब्द का व्यवहार यह बताता है कि है तो सब पूर्व निश्चित ही, पर पता न होने से मात्र खोज की जाती है। ठीक है, अभय बोला, ये दार्शनिक पहेलियां अपनी समझ में नहीं आती। मुझसे तो साफ साफ कहो कि मैं बापूजी से क्या बोल दूं। विवेक ने कहा, यही कहो कि वे जहां भी संबंध करें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पर हां एक बात का ध्यान रखें कि मैं शादी में अधिक आडंबर पसंद नहीं करता। दोनों ही ओर से पैसे की बर्बादी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो सादगी से आदर्श शादी करना चाहता हूं। लड़की देखकर शादी की जाए, पार्टी देखकर नहीं। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं स्वयं लड़की देखने कहीं नहीं जाने वाला। यह सब काम माँ पिताजी का है, वे ही करें। अभय कुमार द्वारा जब यह समाचार अरहत दास और जिनमती को प्राप्त हुए तो उन्हें बेहद प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, शादी जैसी वह चाहेगा उसी तरह से होगी, उसी की इच्छा अनुसार होगी, किंतु हम यह अवश्य चाहेंगे कि वह बहू की खोज में हमारी मदद करे। यद्यपि उसका यह कहना सही है कि हमें उससे अधिक अनुभव प्राप्त है, तथापि प्रत्येक का देखने का दृष्टिकोण और रुचि अलग अलग होती है। तो मुझसे कह देना कि हम उससे अनुमति लिए बिना कहीं भी सगाई पक्की नहीं करेंगे। ठीक ही है, क्योंकि माता पिता का कर्तव्य यही है कि वे अपनी संतान के शादी विवाह जैसे महत्वपूर्ण काम उनकी सम्मति से ही करें। साथ ही संतान का भी कर्तव्य है कि वह अपने अनुभवी माता पिता के अनुभव से पूरा पूरा लाभ उठाएं। सगाई, शादी संबंधी सारी औपचारिकताएं उनके द्वारा ही हो जानी चाहिए। इसमें दोनों की मर्यादा भी बनी रहती है और काम भी ठीक होता है। कुछ दिनों पश्चात मध्यम श्रेणी के एक सामान्य गृहस्थ की एक सुयोग्य, सुंदर, कम पढ़ी लिखी लड़की रूपमती से विवेक का अत्यंत सादगी से संबंध हो गया। उनके आदर्श और त्याग की सर्वत्र चर्चा थी। सभी कह रहे थे, यदि वे चाहते तो उन्हें लाखों रुपया दहेज में मिल सकता था। कई करोड़पति उनके दरवाजे पर चक्कर काट रहे थे। एक तो इतना सुंदर व पढ़ा लिखा इकलौता लड़का, दूसरे पैतृक संपत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी। कौन कन्या उसका वर्ण कर अपने को भाग्यवती ना मानती और कौन माता पिता उसके हाथ में अपनी कन्या का हाथ देकर अपने को कृतार्थ नहीं मानते। उन्होंने एक मध्यम स्थिति के परिवार की कन्या स्वीकार कर यह बता दिया कि शादी कन्या से की जाती है, धन दौलत से नहीं। कोई कह रहा था कि फिजूल खर्ची की परंपराएं तोड़कर भी तो उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया है। ऐसे युवक ही देश और समाज का भला कर सकते हैं। इस प्रकार जन जन द्वारा प्रशंसा के शब्द सुनते हुए वर वधू ने अपने घर में प्रवेश किया।